हेलो दोस्तों, आप सबके यूट्यूब चैनल रेगुलर शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रियल नंबर्स को। तो रियल नंबर की जो एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 2.4 तक थी, चारों हमने कंप्लीट कर ली है। वो थी अंकगणित में। आज जो हम शुरू करेंगे वो है अलजेब्रा का पार्ट, यानी बीजगणित का पार्ट। बीजगणित के पार्ट में 3 एक्सरसाइज रहेगी आपके। एक तो बहुपद है, एक 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है और एक समांतर श्रेणी है। तो आपने अब तक यदि वो वीडियो नहीं देखे रियल नंबर्स के तो वो जाकर देख लीजिएगा और फिर अलजेब्रा को शुरू कीजिएगा। तो अलजेब्रा में थोड़ा सा सिस्टम क्या होता है, अलग होता है। वहाँ हमें जोड़ बाकी करने के कुछ नियम होते हैं, वो अंकगणित के अलग होते हैं, बीजगणित के अलग होते हैं। बीजगणित में आपको हर जगह बीजीय व्यंजक ऐसे नाम दिखाई देंगे। कई जगह आपको दिखाई देगा कि चर, और कई जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको अचर क्या होता है। तो देखो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें क्या होती है। जैसे मैं लिखता हूँ x, y, z, ये सारे क्या है, ये सारे हैं बीजीय व्यंजक। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये सारे क्या है, ये सारे हैं चर। चर का मतलब होता है कि ऐसी संख्या या ऐसा कोई अक्षर या ऐसा लेटर जिसका मान है वो बदलता रहता है। यानी x का मान कई बार 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। इसी प्रकार y का होता है, इसी प्रकार z का होता है। और अचर का मतलब होता है कि वो कांस्टेंट है, यानी फिक्स है। जैसे 3 है तो अब 3 का क्या मान होगा, 3 तो 3 ही रहेगा, यानी वो फिक्स है। 3 लिख दिया इसका मतलब 3 है। x लिख दिया इसका मतलब x का कोई भी मान हो सकता है, y की कोई भी वैल्यू आ सकती है, z की कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो यही होते हैं बीजीय व्यंजक, और इनको ही हम चर बोलते हैं। इंग्लिश में बोलो तो इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स होते हैं। ये होते हैं बीजीय व्यंजक। इसके बाद में हमें थोड़ा सा इनका ये सीखना होगा कि जोड़ बाकी है वो कैसे करते हैं। जैसे अंकगणित में तो हमें पता है कि 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 4 को 4 से जब गुणा करेंगे तो 16 आएगा। ये हमें आता है। आता तो आपको बीजगणित ये भी होगा, क्योंकि 10वीं में आए हो तो इतना तो आता ही होगा। लेकिन फिर भी यदि थोड़ी भी कन्फ्यूजन है आपके तो वो क्लियर कर लेते हैं हम कि कैसे हम उनको हल करेंगे। जैसे मान लो आपके पास है x+2 कोई रैखिक समीकरण दी गई है और इसको x+2 से ही गुणा करना हो तो कैसे करेंगे हम। बीजगणितीय जो जोड़ बाकी होती है ना, उनका थोड़ा सा नियम अलग रहता है। जैसे हम इसमें करते हैं, जैसे 15 को जब 15 से गुणा करते हैं तो हम इस साइड से चलते हैं, 5 25, फिर 5 को 5 एकम 5, 2 हंसल की 7 हुआ, फिर 1 को करते हैं तो इस साइड से एक संख्या छोड़ते हैं 5, फिर हम 1 लिखते हैं, फिर हम इनको जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम करते हैं अंकगणितीय। लेकिन बीजगणितीय में क्या होता है, उल्टा सिस्टम होता है। हम इस साइड से चलेंगे। अब पहले हम x को x से गुणा करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम इस टाइप के गुणा करते हैं तो घातें हैं वो जुड़ जाती है। यहाँ एक घात है, यहाँ एक घात है, जिसको हम कभी लिखते नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कोई भी बीजीय व्यंजक हो या चर पद हो, कोई भी हो, उस पर एक घात हमेशा होती है और उसका मतलब वही संख्या होता है। तो वो चीज़ हम लिखते नहीं है। तो जब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो जब x को x से गुणा करें तो ये और ये दोनों घातें जुड़ जाएगी, तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी ये x² हो जाएगा। फिर हम जब x को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। फिर अब इसमें उल्टा सिस्टम है। इसमें हमने इस साइड से छोड़े थे, इसमें हम इस साइड से छोड़ेंगे। तो इसमें हम अब जो गुणा करेंगे वो यहाँ से करेंगे। अब हम 2 को किससे करेंगे, x से गुणा करेंगे तो कितने हो गए, 2x। फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 4। फिर जोड़ेंगे, वो भी इसी साइड से जोड़ेंगे तो x² प्लस 2x प्लस 2x कितने हो गए, 4x हो गए प्लस 4। ये गुणा होता है। इस हिसाब से आपको ये गुणा करना होता है। जोड़ करना होता है वो तो सीधा होता है कि x+2 x+2 x कितने हो गए, 2x, और 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। और घटाना होता है, जैसे मान लो x+2 में से आपको
3x प्लस 4 घटाना है, तो कैसे घटाओगे? देखो इसमें क्या होता है, जब भी हम घटाते हैं नीचे के चिन्ह है वो चेंज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? वही सिस्टम है, अंगणित में भी हम करते हैं, सिर्फ लिखते नहीं है कि 5 में से 3 घटाओ, तो हम 5 में से 3 पहले ही इसको घटा के 2 लिखते हैं। अब यहाँ क्या करना होता है, हम चिन्ह चेंज कर देते हैं, तो इसका मतलब जो चिन्ह में बड़ी संख्या है वो हमारे पास मान बच जाएगा। तो देखो x है, ये प्लस का है, ये माइनस के 3 है, तो अब हमारे पास कितने बच गए? माइनस के 2x बच गए ना। अब यहाँ माइनस के 4 है, यहाँ प्लस के 2 है, तो हमारे पास माइनस के 2 बच गए। बस ये सिस्टम रहता है इसमें। जब भी हम घटाते हैं नीचे के चिन्ह चेंज कर देते हैं। यहाँ भी हम यही करते हैं। जब हम छोटी कक्षाओं में थे तो हमारे टीचर जब हमको जोड़ बाकी गुणा भाग देते थे तो वो यहाँ ऐसा निशान लगा देते थे कि ये बाकी है, तो हम समझ जाते थे कि ये घटाना है। इसमें ऐसे लिख देते थे तो हम समझ जाते थे कि इसमें जोड़ करना है। तो इसी प्रकार इसमें है, नीचे का चिन्ह चेंज करके देते हैं। वहाँ पे 4 3 2 1 5 2 1 1 ऐसा करके यहाँ ये करते थे। तो इसका मतलब हम समझ जाते थे कि इन सबको इनमें से माइनस करना है। वही सिस्टम यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, बस यही सिस्टम रहता है। ये जोड़ होता है, ये बाकी होती है, ये गुणा होता है। a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर हम पढ़ते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वो कैसे आता है वो भी देख लो आप एक बार, कि a प्लस बी की होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ होगा कि a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा किया गया है। जब हम a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करते हैं तो क्या हम जो लिखते हैं वही आता है क्या? चेक करते हैं हम। देखो a को जब हमने a से गुणा किया तो हमने यहाँ भी आपको बताया कि 1 और 1 2 घात हो जाती है, तो यहाँ a पर भी एक घात है, तो ये कितनी हो गई? 2 हो गई। a स्क्वायर हो गया। अब a को b से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? a इंटू बी हो जाएगा। अब इस साइड से हम छोड़ेंगे तो अब b को a से गुणा करेंगे। देखो इसमें अंकगणित का पूरा उल्टा सिस्टम है। अंकगणित में हम पहले इसको इससे गुणा करते हैं, यहाँ हम पहले इसको इससे गुणा करेंगे। तो b को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो ये भी a आ गया, और b को जब b से गुणा करेंगे तो वही सिस्टम, यहाँ 1 और 1 ये घात कितनी होगी? 2 होगी। अब यहाँ जोड़ते हैं तो वो भी इस साइड से ही जोड़ेंगे हम। तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर हो गया प्लस ए बी कितने हो गए? 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यही लिखते हैं ना हम कि a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे गुणा होता है। और जब कभी भी आप सवाल करते टाइम ये भूल जाओ कि a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, तो आप a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करके देख लोगे तो आपके ये आ जाएगा, तो आपकी कन्फ्यूज भी नहीं रहेगी। कई बार भूल जाते हैं हम, अचानक से ऐसे हो जाता है कि अब यहाँ प्लस था या माइनस था, तो वही यहाँ आप करके देख लोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो ये होते हैं जोड़ और भाग के होते हैं, ये बीजगणित, ये व्यंजक। भाग है वो इसके जस्ट हम 2.2 में जब जाएंगे तो भाग का पूरा एक एक्सरसाइज है, तो वहाँ पर हम पूरा वो भाग समझ लेंगे। यहाँ हम सिर्फ जोड़ बाकी गुणा कैसे होता है वो समझ लेते। तो ये आपके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो यदि नहीं आया तो वीडियो फिर बैक ले जाओ, बैक ले जाकर वापस से ये चीज़ देखो, ये चीज़ देख के इससे कंपैरिजन करो कि इसमें हम इस साइड से चलते हैं, इसमें हम इस साइड से चलते हैं। ये चीज़ देखोगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा, और जब इसकी कंपैरिजन तुलना करोगे ना तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। आपके हमेशा ये माइंड में रहेगा कि बीजगणित में अंकगणित का उल्टा सिस्टम होता है। हालांकि 2 को जब 2 से गुणा करते हो तो रिजल्ट 4 ही आएगा, लेकिन करना उल्टा है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यदि समझ में आए तो लाइक कर दो, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद जो एक्सरसाइज है, यहाँ तो हमने बीजगणित का एक इंट्रो था, यानी बीजगणित क्या होती है, उसमें कौन कौन से बीजीय व्यंजक होते हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये चीज़ें सीखी। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे जिसका नाम है बहुपद। अब बहुपद से आप क्या समझते हो? बहु का मतलब बहुत सारे, पद का मतलब बहुत सारे पद है, तो बहुपद, इससे ये आपको थोड़ा सा एक कल्पना लगती होगी इसमें बहुत सारे पद होते हैं, वही बहुपद होता है इंग्लिश। तो अब हम बहुपद में क्या चीज़ पढ़ेंगे, क्या आएगा? देखो बहुपद में तो बहुत सारे पद होते हैं कि मैं लिख दूं x प्लस 2,
तो ये भी क्या है, एक बहुपद है, लेकिन ये क्या है, रेखिक बहुपद है। यानी ये कोई, इसको जब हम रिजल्ट किसी रेखा पर दर्शा सकते हैं इसको, ये रेखिक बहुपद है। जब मैं इसको ऐसे लिख दूं x² प्लस 2x प्लस 1, तो ये क्या हो गया, ये एक द्विघात बहुपद है। ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है। और यदि मैं यहाँ घात 3 कर दूं और यहाँ कुछ भी लिख दूं मैं 2x² प्लस 3x प्लस 2, तो ये क्या है, ये त्रिघात बहुपद है। तो ये सारे क्या है, बहुपद है। यानी एक में देखो एक से ज्यादा पद आ रहे हैं, तो ये क्या है, बहुपद होता है। अब आपके ज़्यादातर है वो 10वीं क्लास में है, वो द्विघात पर ही है, त्रिघात आपके नहीं है, द्विघात ही है पूरा। तो द्विघात में क्या हमें हर जगह ये दिखाई देता है, मूलों का योग है वो -b/a होता है, मूलों का गुणनफल होता है वो c/a होता है। लेकिन होता कैसे है, कहाँ से आया ये चीज़ भी तो हमें पता होनी चाहिए। ऐसे तो रट के तो हमारा कोई पार नहीं पड़ने वाली है ना, तो ऐसे हमने रट रखा है। तो आज हम रटेंगे नहीं, उस चीज़ को निकाल के देखेंगे कि कैसे है वो बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, उसका मूलों का योग है वो -b/a होता है और गुणनफल कैसे c/a होता है। तो वो चीज़ हम सीखते हैं आज। माना द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद की जो जनरल इक्वेशन होती है ये होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है, द्विघात बहुपद की जनरल इक्वेशन है, सामान्य रूप होता है द्विघात समीकरण का। यानी द्विघात समीकरण आपको इस रूप में मिलेगी जहां a b और ये c है वो अचर पद है, और ये a b c तीनों क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और a है वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। यदि b 0 होता है तो ये द्विघात समीकरण रह सकती है, क्योंकि ये फिर ax² प्लस c हो जाएगी, तो इस रूप में द्विघात समीकरण हो सकती है। लेकिन यदि a 0 हो गया तो मैं 0 को जब x² से गुणा करूंगा bx प्लस c लिखूंगा, तो 0 को जब हम x से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ bx प्लस c बच जाएगा। इसको हम द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते, ये क्या है, एक रेखिक समीकरण है। तो a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। और a b c तीनों क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी a की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, b की जगह कोई भी संख्या हो सकती है और c की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0 है के मूल एल्फा तथा बीटा है। अब देखो मूल क्या होता है, ये चीज भी आपके समझ में आनी चाहिए कि ये मूल है वो क्या है। मूल का मतलब वो होता है कि यदि हम कोई भी समीकरण हो उसमें एक ऐसा मान रख दे जो रखने पर उस राइट हैंड साइड में, दूसरी साइड में जो भी संख्या होती है उसके बराबर आ जाए, यानी समीकरण संतुलन में आ जाए। जैसे हमारे तराजू होती है, उसमें दोनों साइड यदि हम कोई भी चीज़ रखते हैं दोनों साइड बराबर आ जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि ये चीज़ इसके इक्वल है, यानी इसके बराबर है। तो वही चीज़ है कि इसमें भी वही होता है कि मूल क्या होते हैं, उसको बराबर कर देते हैं। यदि 2 किलो कोई सामान तोलना है हमें, तो 2 किलो का यहाँ कोई चीज़ रखेंगे 2 किलो की, या 2 किलो का हम बाट रखेंगे और इस साइड हम 2 किलो कोई वस्तु डालेंगे, वो दोनों इक्वल आ गई, तो इसका मतलब हम सब यही समझेंगे ना कि ये 2 किलो हो गई। तो उसी प्रकार ये होते हैं मूल होते हैं कि ये एक इक्वल, यानी समीकरण में आप ऐसे नॉर्मल समझो तो बाट का काम करती है बस, तो वो संतुलन में ला देती है, उसे हम मूल कहते हैं। और यही किताब में शून्यंक है, यानी जो शून्य कर दे, यानी बराबर में हम ज़्यादातर क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। तो ऐसा मान रखेंगे जो समीकरण को शून्य बना दे, यानी वो मान रखने पर समीकरण का मान है वो शून्य आ जाए, तो वो समीकरण के मूल होते हैं, वो समीकरण के शून्यंक होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मूल से कंफ्यूज नहीं होना है। तो एल्फा और बीटा हमने मान लिया, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल आएंगे, यानी 2 ऐसे मान होंगे जो समीकरण को संतुलित कर देंगे या जो समीकरण को संतुष्ट कर देंगे। बात एक ही है, उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एल्फा तथा बीटा है, तो गुणनखंड क्या होगा,
तो गुणनखंड x माइनस एल्फा तथा x माइनस बीटा होंगे। कैसे होंगे देखो, ये भी आपको समझना पड़ेगा ना कि x माइनस एल्फा, मैंने तो पहले तो कह दिया एल्फा था बीटा है, फिर मैंने कह दिया कि तो इसके गुणनखंड है वो x माइनस एल्फा तथा x माइनस बीटा होंगे। तो कैसे होंगे, क्योंकि जब भी मान लो कोई भी समीकरण है, मान 2 कब आएगा, मैं कहता हूँ x बराबर 2 है, ये 2 कब आएगा, जब ये x माइनस 2 बराबर 0 होगा तभी तो आएगा ये भी। इससे आप एक स्टेप जस्ट नीचे जाओ, जस्ट नीचे जाओगे तब समझ में आ गया। x बराबर 2 इस साइड है, ये जब बराबर से इस साइड आएगा तो ये क्या हो गया, प्लस का था, इस साइड आके क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब बराबर में यहाँ जब 2 इधर आ गया तो यहाँ क्या बचा, 0 बचा, तो ये x माइनस 2 बराबर 0। तो इसी प्रकार से यहाँ कुछ हुआ होगा कि एल्फा था बीटा है, तो ये x बराबर भी तो एल्फा x बराबर ही तो आया, तो ये यहाँ आया होगा, तो ये x माइनस एल्फा हुआ होगा और ये x माइनस बीटा हुआ होगा। इन दोनों से ही तो ये समीकरण बनी है भाई, इन दोनों से ही तो ये समीकरण बनी होगी यदि इसके ये मूल है तो हमने मान लिया कि ये मूल एल्फा था बीटा है, तो इसके गुणनखंड है वो x माइनस एल्फा था x माइनस बीटा होंगे। तो इसके गुणनखंड हो गए, इसका मतलब ये मान और ये मान दोनों बराबर होने चाहिए। यानी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है वो x माइनस एल्फा तथा x माइनस बीटा के बराबर होना चाहिए। यानी इनको इनका जब हम गुणा करेंगे तो इनका मान और इनका मान बराबर होना चाहिए, तभी तो ये मूल होंगे। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि मूल वो होंगे जो दोनों साइड के मान को बराबर करेंगे, तो यहाँ ऐसा ही मतलब होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका सहारा लेने के लिए हम यहाँ एक k मान लेते हैं। k क्या है, एक स्थिरांक है। स्थिरांक को मतलब क्या होता है, स्थिरांक का क्या मतलब होता है कि स्थिर अंक है, यानी k की कोई भी वैल्यू है वो फिक्स है, वो घटने बढ़ने वाली नहीं है। अब जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं तो इस साइड तो हम इसको रहने देते हैं। अभी हम इस समीकरण को है इनको गुणा करके कुछ इस रूप में बनाते हैं, इस रूप में बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे हमने अभी सीखा था गुणा करना, तो वही प्रोसेस हम यहाँ कर देते हैं। x माइनस एल्फा को x माइनस बीटा से गुणा करते हैं। जब x को हम x से गुणा करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, x स्क्वायर आएगा। अब जब x को एल्फा से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का एल्फा x आएगा ना, प्लस और माइनस। प्लस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, माइनस आता है, और माइनस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, रिजल्ट प्लस आता है। ये चीज़ ध्यान में रखना, प्लस चाहे पहले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस को प्लस से कर दो तो भी माइनस आएगा और प्लस को माइनस से गुणा कर दो तो भी माइनस आएगा, और माइनस को जब माइनस से करेंगे प्लस आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो x प्लस का है, ये एल्फा माइनस का है, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, माइनस का एल्फा x आएगा। अब ये चीज़ प्रोसेस हो गई। अब फिर यहाँ जाएंगे हम, तो माइनस का बीटा है और प्लस का x है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस बीटा x, और ये माइनस माइनस दोनों क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, एल्फा इंटू बीटा हो गया। इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा एक्स माइनस का बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, क्योंकि यहाँ कोई जोड़ घटाव वाला तो सिस्टम होगा नहीं, क्योंकि यहाँ कोई सेम संख्या है नहीं। फिर हम आगे चलेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस एक्स बाहर कॉमन लेंगे। अब जब माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो हमें पता है कि जब भी हम माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं, या जब बाहर माइनस होता है ब्रैकेट खोलते हैं तो हम चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हम चिन्ह चेंज करेंगे, तो ये माइनस का एल्फा है वो अब अंदर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का बीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर ये हो गया एल्फा इंटू बीटा, और इस साइड हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब हम इसको पूरे को के से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया, माइनस के एक्स इंटू एल्फा प्लस बीटा, और यहाँ क्या आ गया, के इंटू एल्फा इंटू बीटा। यहाँ हमारे पास ये है ही पूरा बी एक्स प्लस सी। अब देखो कंपैरिजन करनी है हमें, समान घात के जो पद है उनकी कंपैरिजन करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर में इसमें कंपैरिजन करेंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर बराबर हम के एक्स स्क्वायर माने, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, ए बराबर हमारे पास क्या आ गया, के आ गया ना। अब
बी एक्स के बराबर हम क्या लिखेंगे, के एक्स एल्फा प्लस बीटा, और यहाँ चिन्ह है वो माइनस का है। देखो ये प्लस का है तो ये यहाँ पर माइनस का है, ये दोनों प्लस प्लस के थे तो प्लस प्लस के हो गए, लेकिन यहाँ ये प्लस का है लेकिन ये माइनस का है। तो अब x से तो x कैंसिल हो गया, तो b बराबर क्या आ गया, माइनस का k इंटू एल्फा प्लस बीटा। अब k की वैल्यू क्या है हमारे पास, k की वैल्यू क्या है, इसको 1 नंबर मान लो। यदि मैं मान लो यहाँ लिख दूँ समीकरण 1 से k का मान रखने पर, जब हम k का यहाँ मान रखेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का a इंटू एल्फा प्लस बीटा। अब a यहाँ क्या है, गुणा में है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, ये भाग में, यानी b बट्टा a बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, एल्फा इंटू बीटा, और ये एल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस का है। जब हम माइनस कॉमन लेंगे, इसके बाद जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये एल्फा प्लस बीटा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास एक, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है, अब हम अचर पदों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो c बराबर हमारे पास क्या आया, k इंटू एल्फा गुणा बीटा। k की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ मान रख देंगे समीकरण 1 से k का मान रखने पर। जब हम यहाँ k का मान रखेंगे तो c बराबर k का मान क्या आया है हमारे पास, समीकरण 1 में क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो k की जगह हम a रख देंगे। तो अब देखो इसको हम यहाँ गुणा में है तो इस साइड क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, या हम इसको ऐसे लिख दे, एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, सी ए। तो देखो ये दो चीज़ें आपके पास निकल के आई है, एक तो है एल्फा प्लस बीटा, एक है एल्फा इंटू बीटा। हमने क्या माना था कि एल्फा और बीटा दोनों क्या है, मूल है, तो इन दोनों को जोड़ दिया, इसका मतलब क्या हो गया, मूलों का योग हो गया। यानी एल्फा और बीटा दोनों मूल है और दोनों जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, मूलों का योग है। और यहाँ दोनों गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मूलों का गुणनफल है, और ये सी बटा ए आ रहा है। तो ये क्या है, मैं यदि लिखूँ, आपके शून्यंक दिया गया तो आप ये शून्यंकों का योगफल ये लिख लेना। शून्यंकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बट्टा ए। अब देखो b क्या है, आपको ये चीज समझनी है ना, b क्या है, b क्या है, x का गुणांक, या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, माइनस तो है x का गुणांक बट्टा a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसको ये चीज़ आपकी किताब में दी हुई मिलेगी आपको कि शून्यंकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, या इसको हम कह सकते हैं माइनस तो बाहर रहेगा, एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये कैसे आया, ये पूरी चीज़ मैंने आपको बताई, क्योंकि आप सिर्फ इतना पढ़ते हो कि मूलों का योग ये होता है, मूलों का गुणनफल ये होता है, लेकिन कैसे होता है ये पूरी मैंने आपको बताई। अब इसी प्रकार आप मूलों का गुणनफल की बात करो तो c बट्टा a होता है मूलों का गुणनफल, या आपकी किताब में दिया गया है शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है c बट्टा a। अब देखो c क्या है, c क्या है, अचर पद है, c क्या है, अचर पद है, बट्टा a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये चीज़ है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं अब आपको हर बार ये नहीं बताऊंगा कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा मूलों का योग, तो आप समझ जाना कि एल्फा प्लस बीटा होता है और इसका क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। फिर जब मैं बोलूँगा मूलों का गुणनफल या शून्यंकों का गुणनफल, आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो कि शून्यंकों मूलों एक ही चीज़ होती है। तो शून्यंकों का गुणनफल तो आपके डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए सी बट्टा ए, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। तो ये कुछ था, इंट्रोडक्शन था, ये हम ऐसे मान लो परिचय था कि ये बहुपद होते हैं, मतलब ये द्विघात बहुपद है और इसके मूल ये होते हैं, तो इनके गुणनखंड ये होंगे, और जब गुणनखंड होंगे तो ये पूरी चीज़ मैंने आपको बता दी है, ये पूरी चीज़ बता दी। यदि नहीं समझ में आता है तो बेक करके देखो, 2-3 बार देखोगे तो ये माइंड में घुसेगी। ऐसे तो आपको लग रहा है कि क्या है ये,
लेकिन जब देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो एग्जाम्पल आएंगे उसमें आपके हर जगह ये लिखा होगा कि ये समीकरण है, इसके आपको मूलों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जांच कीजिए। तो वो क्या है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतनी ही रखते हैं, आपको बस आज इतना पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का योगफल क्या होता है, कैसे आया, पूरी चीज़ एकदम अच्छे से समझनी, क्योंकि हम एक चीज़ बेसिक से चल के बेसिक से पूरा करेंगे। ठीक है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो जाते जाते एक लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।